हेलो स्टूडेंट्स, वीडियोज़ की इन श्रृंखला में आज हम बीएससी पार्ट थर्ड के पेपर क्वांटम यांत्रिकी का टॉपिक प्रायिकता धारा घनत्व, प्रोबेबिलिटी, करंट डेंसिटी और साथ ही आज हम क्वांटम यांत्रिकी के जो मूलभूत अभिग्रहित हैं, मौलिक अभिग्रहित हैं, जो फंडामेंटल पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स का आज हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रायिकता धारा घनत्व की। प्रायिकता धारा घनत्व, प्रोबेबिलिटी, करंट डेंसिटी। तो हमने कहा प्रायिकता धारा घनत्व की को हमने परिभाषित करने के लिए तरंग फलन साई आर टी से वर्णित एक एम द्रव्यमान के कण के लिए प्रायिकता धारा घनत्व एस आर टी निम्न सूत्र से परिभाषित किया जाता है। तो एस आर टी इक्वल्स टू माइनस आयोटा एच क्रॉस अपॉन 2m साई स्टार डेल साई माइनस साई डेल साई स्टार। ठीक है, तो हमने कहा साई स्टार जो है ये तरंग फलन साई, जो हमने ऊपर साई आर टी कहा है, इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है, सम्मिश्र संयुग्मी है। तो हमने कहा तरंग फलन साई आर टी, तो हमने कहा एक कण उस कण की अवस्था को व्यक्त करने के लिए या उस कण की अवस्था को रिप्रेजेंट करने वाला जो अवस्था फलन है, तरंग फलन है, वो साई आर टी है। यह किसी कण के पाए जाने की संभावना को प्रदर्शित करता है। तो आगे हमने कहा प्रायिकता धारा घनत्व का सूत्र की स्थापना। तो सूत्र की स्थापना के लिए हमने कहा स्थितिज ऊर्जा वी आर टी क्षेत्र में गतिशील कण के लिए काल आश्रित श्रोडिंगर समीकरण, अर्थात किसी बल क्षेत्र में, किसी संरक्षी बल क्षेत्र में गतिशील कण के लिए काल आश्रित श्रोडिंगर समीकरण, टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, जो हमने पिछले वीडियोस के अंदर हमने फाइंड आउट की थी, तो वो है आयोटा एच क्रॉस डेल साई अपॉन डेल टी। तो इसमें जो टाइम का पद है, इसलिए इस समीकरण को हम टाइम डिपेंडेंट या काल आश्रित श्रोडिंगर समीकरण कहते हैं। तो हमने कहा आयोटा एच क्रॉस डेल साई अपॉन डेल टी इक्वल्स टू माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर साई प्लस वी साई। वी जो है ये स्थितिज ऊर्जा को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसे हमने समीकरण 1 से डिनोट कर दिया। इस समीकरण 1 का सम्मिश्र संयुग्मी लेने पर, सम्मिश्र संयुग्मी लिया तो जहां आयोटा है वो टर्म माइनस आयोटा से रिप्लेस हो जाएगी और साई के ऊपर हम स्टार लगा देंगे। तो टर्म हो गई माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल साई स्टार अपॉन डेल टी इक्वल्स टू माइनस एच क्रॉस स्क्वायर 2m डेल स्क्वायर साई स्टार प्लस वी साई स्टार। समीकरण एक कौन सी है? ये समीकरण 1 को बाईं ओर से साई स्टार से तथा समीकरण 2 को बाईं ओर से साई से गुणा करने पर, तो ये जो समीकरण है इसमें बाईं ओर से हमने साई स्टार से मल्टीप्लाई कर दिया, इसे भी हमने साई स्टार से मल्टीप्लाई कर दिया और ये भी हमारी साई स्टार से मल्टीप्लाई हो जाएगी। साथ ही समीकरण 2 को हमने साई से, इधर भी हमने साई से मल्टीप्लाई कर दिया और इधर भी हमने साई से मल्टीप्लाई किया। तो इससे हमें समीकरण 3 और 4 प्राप्त होती है। तो समीकरण 3 में, समीकरण 1 में जो समीकरण 1 थी उसको बाईं ओर से साई स्टार से मल्टीप्लाई करके समीकरण 3 आ गई और समीकरण 2 को बाईं ओर से साई से गुणा करके हमने समीकरण नंबर 3 फाइंड आउट कर ली। अब हम जानते हैं चूंकि साई स्टार इक्वल्स टू साई स्टार साई होता है, अतः समीकरण 4 को 3 में से घटाने पर, तो इसको घटाया तो ये माइनस का प्लस हो गया, ये माइनस का प्लस हो गया और ये टर्म माइनस हो गई, तो ये दोनों इक्वल हैं, ये कैंसिल हो गई। ठीक है, बाकी ये दोनों टर्म ऐड हो जाएंगे। तो ये ऐड हुई आयोटा एच क्रॉस साई स्टार डेल साई अपॉन डेल टी प्लस साई डेल साई स्टार अपॉन डेल टी इक्वल्स टू माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m साई स्टार डेल स्क्वायर साई माइनस साई डेल स्क्वायर साई स्टार। तो इस समीकरण से, कौन सी समीकरण? इस समीकरण से ये जो टर्म है ये किसके बराबर होगी? ये होगी आयोटा एच क्रॉस डेल अपॉन डेल टी साई साई स्टार की। जो इसका लेफ्ट हैंड साइड है ऊपर वाली इक्वेशन का, वो इक्वल हो गया आयोटा एच क्रॉस डेल अपॉन डेल टी साई साई स्टार के, तथा इक्वल्स टू माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल डॉट साई स्टार डेल साई माइनस साई डेल साई स्टार। तो इस समीकरण में साई स्टार पर डेल टी जो इसका समय के सापेक्ष एक बार अवकलन करें तो हमारे पास ये टर्म आ जाएगी और
इसको यदि हम हल करें तो हमारे पास ये वाली टर्म आ जाएगी। ठीक है, तो हमने कहा जो ऊपर समीकरण थी, इस समीकरण में आयोटा एच क्रॉस से भाग देने पर, आयोटा एच क्रॉस से भाग दिया तो ये हो गया डेल अपॉन डेल टी साई स्टार साई इक्वल्स टू माइनस डेल डॉट एच क्रॉस अपॉन 2mi साई स्टार डेल साई माइनस साई डेल साई स्टार। तो ये जो टर्म है, इस टर्म को हम कहेंगे प्रायिकता धारा घनत्व। तो इसे हमने किससे डिनोट कर दिया, एस से डिनोट कर दिया। और ये जो टर्म थी साई स्टार साई, ये प्रायिकता के बराबर होती है, तो P इक्वल्स टू साई साई स्टार स्थिति प्रायिकता घनत्व कहलाता है। ठीक है, तो प्रायिकता को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, हम रिप्रेजेंट करते हैं P साई साई स्टार, मतलब कण के पाए जाने की संभावना, कण की स्थिति की प्रायिकता। तो इसे हमने डिनोट कर दिया स्थिति प्रायिकता घनत्व से। तो हमने कहा तथा S इक्वल्स टू एच क्रॉस अपॉन 2mi साई स्टार डेल साई माइनस साई डेल साई स्टार प्रायिकता धारा घनत्व कहलाता है। जो ऊपर हमने समीकरण लिखी है, ये जो समीकरण नंबर 6 है, यह समीकरण प्रायिकता घनत्व की सातत्य समीकरण कंटिन्यूटी इक्वेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कहलाती है। अब हम बात करते हैं प्रायिकता संरक्षण की, कंजर्वेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो हमने कहा जो ऊपर हमने समीकरण 6 लिखी थी, इस समीकरण 6 का आयतन समाकल रूप लेने पर, तो इस समीकरण का हमने क्या किया, ये समीकरण 6 थी, इसका हमने आयतन समाकलन ले लिया। जब इसका आयतन समाकलन लेते हैं तो डेल पी अपॉन डेल टी डी आयतन समाकलन प्लस आयतन समाकलन डेल डॉट एस का, इसको हमने समीकरण 7 से डिनोट कर दिया, जहां डी कोई आयतन अल्पांश है। गाउस की डाइवर्जेंस प्रमेय का उपयोग करने पर, तो हम जानते हैं गाउस की डाइवर्जेंस प्रमेय किसी आयतन समाकलन को पृष्ठ समाकलन में बदल देती है। ठीक है, तो गाउस की डाइवर्जेंस प्रमेय किसी आयतन समाकलन को पृष्ठ समाकलन में बदल देती है। और डाइवर्जेंस प्रमेय है क्या, कि किसी सदिश के डाइवर्जेंस का आयतन समाकलन उस सदिश के पृष्ठ समाकलन के बराबर होता है। तो उस सदिश के पृष्ठ समाकलन के, तो हमने कहा सदिश S का डाइवर्जेंस का आयतन समाकलन उस सदिश S के पृष्ठ समाकलन के बराबर होता है, जहां एक ऐसी पृष्ठ है जो आयतन V को परिबद्ध करती है। जो पृष्ठ A है, ये इस आयतन V को परिबद्ध करेगी। तथा n कैप पृष्ठ के अभिलंब एकांक सदिश है, या यूं कहें दूसरे शब्दों में n कैप हमारे पास क्या है, n कैप जो हमारा क्षेत्रफल सदिश है उसके अनुदिश एकांक सदिश है। तो दो तरीके से इसको व्यक्त कर सकते हैं, n कैप पृष्ठ के अभिलंब, जैसे मान लीजिए ये हमने एक पृष्ठ बना लिया, इस पृष्ठ के अभिलंब एकांक सदिश n कैप हो गया, और इसी के अनुदिश क्या होगा हमारे पास, dA सदिश होगा। ठीक है, तो कह सकते हैं कि क्षेत्रफल सदिश के अनुदिश एकांक सदिश या पृष्ठ के अभिलंब एकांक सदिश है। अतः समीकरण 7 से, तो कहाँ है समीकरण 7, ये समीकरण 7। तो इस समीकरण 7 में इसके स्थान पर हम ये टर्म काम में ले लेते हैं। तो ये हो गया डेल अपॉन डेल टी पी डी वी इक्वल्स टू माइनस पृष्ठ समाकलन एस डॉट एन डी ए इक्वल्स टू माइनस एस डॉट डी ए। ठीक है, तो इसको हमने एन डी ए को सदिश डी ए से डिनोट कर लिया। ये हो गई हमारे पास समीकरण नंबर 9। अब हमने कहा उपरोक्त समीकरण में बायां पद आयतन V में कण के पाए जाने की प्रायिकता का समय के साथ परिवर्तन को प्रदर्शित करता है। तो ये जो समीकरण 9 थी, इस समीकरण 9 में ये जो टर्म है, ये आयतन अल्पांश dV में कण के पाए जाने की प्रायिकता को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसका यदि समय के सापेक्ष अवकलन ले ले तो यह क्या करेगा, आयतन V में कण के पाए जाने की प्रायिकता का समय के साथ परिवर्तन को दर्शाता है। जबकि दायां पद किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि दायां पद आयतन V को परिबद्ध करने वाले पृष्ठ के क्षेत्रफल से प्रायिकता धारा घनत्व के फ्लक्स को डिनोट करता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये इस S का
फ्लक्स जो है उसको डिनोट कर रहा है। अतः समीकरण 9 से एस डॉट डी ए इक्वल्स टू माइनस डेल अपॉन डेल टी पी डी वी। तो समीकरण 10 क्या प्रदर्शित कर रही है कि आयतन V को परिबद्ध करने वाले पृष्ठ से प्रायिकता धारा घनत्व का निर्गत फ्लक्स जो है उस पृष्ठ से परिबद्ध आयतन में कण के पाए जाने की प्रायिकता में कमी की दर के बराबर होता है। तो ये ऋणात्मक चिन्ह यह रिप्रेजेंट कर रहा है कि प्रायिकता की दर में क्या हो रही है, कमी हो रही है। यह प्रायिकता के संरक्षण को दर्शाता है। यह क्या करता है, प्रायिकता के संरक्षण को प्रदर्शित करता है। यदि समीकरण 10 में समाकलन संपूर्ण आकाश के लिए लिया जाए, तो समीकरण 10 ये थी, यदि ये समाकलन हम संपूर्ण आकाश के लिए लें तो संपूर्ण आकाश को परिबद्ध करने वाले पृष्ठ के लिए संपूर्ण आकाश के क्षेत्र में किया जाए तो पृष्ठ ए अनंत पर पहुंच जाएगा। तो संपूर्ण आकाश को परिबद्ध करने वाले जो पृष्ठ होंगे वो अनंत पर स्थित होंगे और अनंत पर तरंग फलन साई का मान जो होता है वह शून्य होता है। इस अवस्था में एस डॉट डी ए इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये टर्म 0 के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ से आ गया डेल अपॉन डेल टी पी डी वी इक्वल्स टू 0, जहाँ v संपूर्ण आकाश के लिए आयतन है, अर्थात उपरोक्त सीमा में संपूर्ण आकाश के लिए यदि हम आयतन समाकलन ले तो पी डी वी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, आयतन समाकलन ऑफ p इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, अर्थात साई स्टार डी वी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। अर्थात कण के संपूर्ण आकाश में पाए जाने की प्रायिकता नियत संरक्षित रहती है। जब स्थिरांक का मान 1 लिया जाता है तब तरंग फलन प्रसामान्यीकृत तरंग फलन कहलाता है। यदि हम इस कांस्टेंट को 1 के बराबर ले लें तो तरंग फलन जो है ये नॉर्मलाइज्ड प्रसामान्यीकृत तरंग फलन कहलाता है। ये जो है प्रसामान्यीकृत तरंग फलन ये हम पहले भी उपयोग में ले चुके हैं। अब हम आगे बात करते हैं क्वांटम यांत्रिकी के मूलभूत मौलिक अभिग्रहित की फंडामेंटल पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। तो हमने कहा नंबर 1 जो पोस्टुलेट्स हम लिखेंगे क्वांटम यांत्रिकी के जो मूलभूत अभिग्रहित लिखेंगे, अब तक हमने जितना पढ़ा है, ठीक है, उसके आधार पर हम क्वांटम यांत्रिकी के मौलिक अभिग्रहित जो है उनको हम लिखेंगे। तो सबसे पहले हमने कहा नंबर 1, प्रत्येक निकाय की अवस्था के लिए, प्रत्येक निकाय की अवस्था के लिए एक अवस्था फलन या तरंग फलन साई आर टी संबद्ध किया जा सकता है। प्रत्येक निकाय की अवस्था के लिए एक अवस्था फलन या तरंग फलन साई आर टी संबद्ध किया जा सकता है जो भौतिक अवस्था को पूर्ण रूप से व्यक्त करता है। ठीक है, तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, ये कोई भी निकाय है, उस निकाय की अवस्था को व्यक्त करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है, हमें तरंग फलन की आवश्यकता होती है। और यह तरंग फलन उस भौतिक निकाय की संपूर्ण अवस्था को है ये निरूपित या व्यक्त कर सकता है। अवस्था फलन एकलमानी, परिमित, सम्मिश्र, सतत तरंग फलन होता है जिसके मापांक का वर्ग, यानी इस साई, ये जो साई आर टी है, हमने आर टी लिया, इसके मापांक का वर्ग जो है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, किसी स्थिति में निकाय के पाए जाने की प्रायिकता को व्यक्त करता है। नंबर 2, अध्यारोपण का सिद्धांत। तो हमने कहा यदि किसी भौतिक निकाय समूह की एक अवस्था के संगत तरंग फलन साई 1 है और दूसरी अवस्था के संगत तरंग फलन साई 2 है, तब इनका रैखिक संयोजन लीनियर कॉम्बिनेशन साई इक्वल्स टू C1 साई 1 प्लस C2 साई 2, जहाँ C1 और C2 स्थिरांक हैं। तो यह जो नया हमारे पास इनका रैखिक संयोजन एक नया तरंग फलन प्राप्त होगा। यह तरंग फलन निकाय समूह की एक संभव अवस्था के संगत तरंग फलन होता है। ठीक है, तो ये जो नया हमें प्राप्त हुआ लीनियर कॉम्बिनेशन से, रैखिक संयोजन से नया तरंग फलन प्राप्त होता है, ये भी क्या होता है, उस भौतिक निकाय की एक संभव अवस्था के संगत तरंग फलन होता है। नंबर 3, प्रत्येक गति के चर के संगत, ये हम पहले पढ़ कर आए हैं,
प्रत्येक गतिकीय चर के संगत क्वांटम यांत्रिकी में एक रैखिक संकारक परिभाषित किया जा सकता है। यह संकारक हर्मिटी संकारक होता है। तो जैसे हम पीछे पढ़कर आए थे कि यदि हम एनर्जी की बात करें ई के लिए हम जो इसका संकारक लेते हैं वो होता है आयोटा एच क्रॉस डेल अपॉन डेल टी। यदि हम मोमेंटम की बात करें पी इक्वल्स टू होता है माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल। तो ये जो हमने पीछे पढ़ा था तो उसी के आधार पर हम कह रहे हैं कि प्रत्येक गतिकीय चर के संगत क्वांटम यांत्रिकी में एक रैखिक संकारक परिभाषित किया जाता है और यह संकारक जो होता है यह हर्मिटी संकारक होता है। नंबर 4, एक भौतिक निकाय के लिए किसी गतिकीय चर ए जिसके संगत संकारक ए कैप के परिशुद्ध मापन में केवल संकारक ए कैप के आइगन मान ए एन ही प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो हमने कहा कोई गतिकीय चर है, इसके संगत संकारक हमारे पास ए कैप है। यदि हमें इस गतिकीय चर राशि ए के परिशुद्ध मापन, यदि इसका हम प्रेसाइज मेजरमेंट करते हैं तो केवल संकारक ए कैप के आइगन मान ए एन ही प्राप्त होते हैं। अर्थात निकाय की अवस्था किसी संकारक की आइगन अवस्था होने पर संकारक के संगत गतिकीय चर राशि का परिशुद्ध मापन करने पर प्राप्त परिणाम उस संकारक के एक आइगन मान के बराबर होता है। नंबर 5, हमने कहा अवस्था फलन साई आर टी से वर्णित भौतिक निकाय के एक समूह के लिए गतिकीय चर ए जिसके संगत संकारक है हमारे पास ए कैप का मापन करने पर औसत मान या प्रत्याशा मान निम्न प्राप्त होते हैं। जो पिछले वीडियोस में हमने प्रत्याशा मान की जो डेफिनेशन पढ़ी थी उसके आधार पर हमने ये टर्म लिख ली। तो हमने कहा ए का प्रत्याशा मान इक्वल्स टू आयतन समाकलन साई स्टार ए कैप साई। ए कैप क्या है? ए कैप ये जो गतिकीय चर ए है इसके संगत संकारक है साई स्टार ए साई डीवी अपॉन साई स्टार साई डीवी। नंबर 6, एक भौतिक निकाय की किसी गतिकीय अवस्था को वर्णित करने वाला तरंग फलन साई किसी गतिकीय चर से संबंधित संकारक के आइगन फलन साई एन के रैखिक संयोजन के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, तो हमने कहा इसका मतलब किस प्रकार लिख सकते हैं। हमने कहा साई इक्वल्स टू समेशन एन के लिए सी एन साई एन। ठीक है, तो हमने कहा एक भौतिक निकाय की किसी गतिकीय अवस्था को वर्णित करने वाला तरंग फलन साई किसी गतिकीय चर से संबंधित संकारकों के आइगन फलन कौन से हो गए? साई एन के रैखिक संयोजन। तो रैखिक संयोजन के लिए हमने ये समेशन काम में ले लिया के रूप में लिखा जा सकता है। 7वां, अवस्था फलन साई आर टी का समय के साथ परिवर्तन काल आश्रित श्रोडिंगर समीकरण के द्वारा निर्धारित होता है। तो हमने कहा अवस्था फलन साई आर टी का समय के साथ परिवर्तन, तो डेल साई अपॉन डेल टी ले लिया, का समय के साथ परिवर्तन काल आश्रित श्रोडिंगर समीकरण द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। अर्थात इस श्रोडिंगर समीकरण को हल करके हम साई आर टी की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ एच कैप कुल ऊर्जा का हैमिल्टनी संकारक है। तो इसके ये जो हैं ये हमने बताए हैं क्वांटम यांत्रिकी के मौलिक अभिक्रय।